रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपका क्या है? जब आपकी लाइट रे सपोज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज ये मीडियम आपका एयर है और ये मीडियम सपोज ग्लास है, तो एयर टू ग्लास अगर आपकी लाइट रे जा रही है तो क्या होगा? वो सरफेस पे बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब दो तरफ हो सकती है, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाए या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाए। क्लियर? तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। ठीक है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट मतलब उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। ठीक है, बेंड हो गई आपकी लाइट रेज। अब ये क्या है आपकी यहाँ पे? नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और ये रे क्या है आपकी? इंसिडेंट रे। अब जब भी बेंडिंग होगी, ये नहीं कि आपने वैसे पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर? तो जो बेंडिंग होगी वो आपकी सरफेस पे होगी, यानी यहां पर एक्चुअल में इसको ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, बट क्या हुआ? सरफेस चेंज हो गया आपका, मतलब मीडियम चेंज हो गया। एयर आपका मीडियम 1 था सपोज, और ग्लास आपका मीडियम 2। तो जब मीडियम चेंज हो गया तो क्या होगी? उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और डायरेक्शन कहां पे चेंज होगी? एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पर आपकी डायरेक्शन चेंज हो गई और ये बेंड हो गई। देखो, अब ये एंगल क्या है आपका? जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और अब ये बेंड हो गई टुवर्ड्स दी नॉर्मल, तो ये एंगल आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब आपका देखो दो टाइप के मीडियम है, मीडियम 1, मीडियम 2। अब इसमें हम इन मीडियम को कैसे डिफाइन करेंगे? रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम। अब रेयरर और डेंसर का मतलब पहले समझो। रेयरर का मीडियम है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट हाइयर होती है। ठीक है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है या हाइयर होती है, मोर। क्लियर? और डेंसर मीडियम किसको बोलेंगे? जिसमें स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है। क्लियर? या स्लो होती है। ठीक है, तो सपोज आपके पास दो मीडियम है, उनकी आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है। क्लियर? तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कंपेयर करने पर ज्यादा है वो आपकी रेयरर मीडियम हो जाएगा, और जिसमें आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम है वो आपका डेंसर मीडियम हो जाएगा। एयर सबसे रेयरर मीडियम है। एयर से रेयरर अगर हम बात करें तो वैक्यूम है, बट वैक्यूम हम पॉसिबली नहीं बना सकते हर जगह। तो क्लियर? तो वैक्यूम और उसके बाद एयर। वैक्यूम में आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर में नियरली इक्वल होती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है आपकी स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम या एयर में। क्लियर? उसके अलावा जो भी मीडियम है, ग्लास है या समथिंग, ग्लास हो गया, और कौन सा मटेरियल बताओ जिसके थ्रू लाइट आपकी ट्रैवल कर सकती है? ट्रांसपेरेंट ग्लास हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, या डायमंड हो गया। इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ज्यादा है। क्लियर? यानी उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी क्या है? एयर से कम है। याद रहेगा? ठीक है, रेयरर और डेंसर समझ में आ गया। अब हमने यहां पे जैसे लिया कि एयर टू ग्लास जा रही है लाइट रे, इस दोनों में रेयरर मीडियम कौन सा था? एयर आपका रेयरर मीडियम था और ग्लास आपका डेंसर मीडियम था। अब अगर सपोज इसका रिवर्स कर दे हम, इसका रिवर्स, यानी अब आपकी लाइट रे ग्लास से एयर में जा रही है। क्लियर? तो क्या होगा बताओ? ये नॉर्मल हो गई आपकी। क्लियर? और ये इंसिडेंट रे। अभी क्या हो रहा था आपका? ध्यान से देखो, इस वाले केस में क्या है आपका? एंगल आई ज्यादा था एंगल आर से। क्लियर? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल आर। ठीक है, यानी आपकी इंसिडेंट रे क्या हो गई थी? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई थी। इंसिडेंट रे क्या हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। क्लियर? किस केस में? जब रेयरर टू डेंसर लाइट रे जा रही है, तो किस तरह बेंड हो गई? टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर? देन आपकी लाइट रे क्या हो रही है? ग्लास से एयर में जा रही है, तो इनमें रेयरर मीडियम कौन सा है? एयर आपका रेयरर मीडियम है और ग्लास क्या आपका? डेंसर मीडियम।
जब रेयर टू डेंसर जा रही थी तो आपकी लाइट रे किस तरफ बेंड हुई थी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। यानी जब स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में कम हो जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब डेंसर टू रेयर जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ रही है एयर में जाने में, क्लियर। तो ये क्या होगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी एक्चुअल में अगर ये जाएगी स्ट्रेट तो ऐसे, अब इससे और दूर हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी अब आपका जो एंगल आई है वो एंगल आर से छोटा हो जाएगा। अब इस केस में एंगल आई आपका एंगल आर से छोटा होगा, क्लियर। एंगल आर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, और एंगल आई आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया दोनों केस। इसमें क्या हो गई, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो ये आपको कैसे ध्यान रखना है, जब आपकी लाइट रे रेयर से डेंसर जा रही है तो क्या होगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर हो गए दोनों केस। इन दो केस के अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता ना, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर जाएगी, क्लियर। और एयर आपका सबसे रेयर मीडियम है, ठीक है। तो अगर किसी भी दो मीडियम में से एक एयर है आपका तो वो हमेशा रेयर रहेगा, क्लियर। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, मतलब रिफ्रैक्शन हो किसकी वजह से रहा है, ठीक है। तो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडिया, यानी जिस मीडियम से जिस मीडियम में जा रहा है उसमें अगर आपका स्पीड ऑफ लाइट में डिफरेंस है तो आपका रिफ्रैक्शन होगा। अगर दो मीडियम आप ऐसे ले लो जिसमें आपका क्या स्पीड ऑफ लाइट ऑलमोस्ट सेम है तो वहां पर रिफ्रैक्शन होता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्लियर। अब जैसे नॉर्मल एयर में ही अगर हम बात करें तो यहां पर हमें रिफ्रैक्शन नहीं दिखता, क्लियर। रिफ्रैक्शन सबको क्लियर हो गया ना। अब अपने सामने कोई एक ग्लास टाइप का लेके देखना और फिर उसके थ्रू देखना तो क्या होगा, आपको जो ऑब्जेक्ट है दूसरी तरफ वो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज पोजीशन दिखेगी उसकी, तो वो आपका रिफ्रैक्शन है। आया समझ में, यानी अब आपकी लाइट थ्रू ग्लास ट्रेवल कर रही है, क्लियर। तो अगर अब हम ध्यान से देखो बेटा, ग्लास स्लैब ऐसे रख दें, सपोज ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ग्लास स्लैब सबने देखा है ना। नाउ अब बाहर क्या है, एयर, और फर्दर इधर बाहर क्या है, एयर। अब यहां से सपोज लाइट रे आ रही है आपकी, अब यहां पे क्या होगा, एक बार बेंडिंग होगी या दो बार बेंडिंग होगी ग्लास स्लैब से, दो बार। एक बार जब जब ग्लास स्लैब के अंदर एंटर हो रही है और एक बार दूसरी कब, जब ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही है। तो पहले क्या होगा बताओ, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। एयर और ग्लास में अगर हम देखें तो रेयर मीडियम कौन सा है, एयर आपका रेयर मीडियम हो गया और ग्लास आपका डेंसर मीडियम हो गया। यहां तक क्लियर बेटा। तो जब एयर से ग्लास में जा रही है तो किस तरफ बेंड होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। एक्चुअल अगर हम देखें तो एक्चुअल इसको ऐसे जाना चाहिए, क्लियर। अब ये पहले क्या हुई, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी थोड़ा इधर की तरफ बेंड हो गई, ये आपका एंगल आर हो गया। यहां तक क्लियर बेटा। अब यहां पे इस वाले फेस पे क्या होगा, यहां पर हमने अगेन नॉर्मल बनाई, क्लियर। ये आपका एंगल आई हो गया अब यहां पे, ठीक है, जो कि इस आर के बराबर ही है, जो इस आर के बराबर ही आएगा क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये एंगल क्या बन गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये एंगल आपके इक्वल होंगे। अब ये किस तरफ बेंड होगी यहां पे, क्योंकि अब ये डेंसर से वापस किस में आ रही है, रेयर मीडियम में, क्योंकि एयर में आ रही है, एयर आपका रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्लियर। तो इस टाइप से हो गई। और फिर ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस। इमरजेंस मतलब और इस रे को हम बोलेंगे इमरजेंट रे, इमरजेंट जो फाइनली आपकी निकल रही है, क्लियर। आइए चीज समझ में, इस रे को इमरजेंट रे बोलेंगे जो आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन निकल रही है, और इस एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंस बोलेंगे। और ये एंगल ई आपका एंगल आई के बराबर आएगा, क्लियर। एंगल ई जो है एंगल ऑफ इमरजेंस एंगल आई के बराबर आएगा। और ये दो रेज आप जो देखोगे, एक तो वो जो आपकी एक्चुअल जा रही थी, अगर सपोज यहां पे ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे सीधी ऐसे जा रही थी, ग्लास स्लैब होने की वजह से ये दो बार बेंड हुई। अब ये दोनों रेज आपस में आपको पैरेलल दिखेंगी, क्या दिखेंगी, पैरेलल। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है
उसको हम क्या बोलेंगे, क्या, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल सकते हैं इस डिस्टेंस को हम, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, यानी लेटरली डिस्प्लेस हो गई आपकी रे एक्चुअल से कितनी, उसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये दोनों रेज आपको क्या दिखेंगी आगे, पैरेलल। ठीक है, याद रहेगा यहां तक। एंगल आई आपका एंगल ई के बराबर होगा। क्लियर। अब जैसे आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट यहां रिफ्रैक्शन में एंगल्स इक्वल नहीं होते। यानी अब रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या होगा आपका, अगर लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है तो एंगल आई ग्रेटर होगा एंगल आर से। ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयर जा रही है तो क्या होगा, एंगल आई स्मॉलर होगा एंगल आर से। क्लियर, ये दो कंडीशन। अब अगर हम बात करें कि सपोज हमारे पास कोई सरफेस है, ठीक है, मीडियम है, अगेन वही A2 ग्लास ले रहे हैं, अगर लाइट रे आपकी उस पर नॉर्मली पड़ रही है तो क्या होगा। अब यहां पर आप अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ मुझे क्या होगा। अगर आपकी लाइट रे ऐसे आ रही है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो यहां पर आपका एंगल आई क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि नॉर्मल भी अब यही है और इंसिडेंट रे भी आपकी यही है, तो बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। देखो एंगल आई आप किसको बोलते थे, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है। अब इंसिडेंट रे अगर वही हो गई तो एंगल आई की जगह बची तो क्या हो जाएगा वहां पे, 0 डिग्री। एंगल आई आपका 0 डिग्री, तो उस टाइम पर क्या होगी, उस टाइम पर रिफ्रैक्शन नहीं होगी और वो लाइट रे सीधी चली जाएगी दोनों फेसेस से ही। क्लियर, यानी अगर कोई लाइट रे आपकी नॉर्मली पड़ रही है किसी सरफेस पे, तब आपका रिफ्रैक्शन नहीं होगा, वो स्ट्रेट अवे पास हो जाएगी और एंगल आर भी आपका 0 डिग्री आ जाएगा। यानी सिर्फ एक कंडीशन है जब आपका एंगल आई और एंगल आर इक्वल हो सकता है, कब, जब दोनों 0 डिग्री हो। क्लियर, जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो उस टाइम पर एंगल आर आपका 0 डिग्री आ जाएगा और लाइट रे विदाउट एनी रिफ्रैक्शन स्ट्रेट अवे पास कर जाएगी। क्लियर, याद रहेगा। और जब भी ऑब्लिकली मतलब साइडवेज अगर आपकी लाइट रेस ट्रेवल कर रही है तो बेंडिंग होगी, चाहे वो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो या फिर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। रेयर टू डेंसर जा रही है तो किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इफेक्ट्स आप कहां कहां देखते हो, याद करो, कभी ऐसी चीज देखी हो जो अजीब सी लगी हो। एक ग्लास ऑफ वाटर लो, उसके अंदर क्या करो, पानी भर लो और पेंसिल डाल दो, तो और उसको साइडवेज देखो ऑब्लिकली, तो क्या दिखेगा आपको, पेंसिल वहां पे टिल्ट आपको दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी ना, बट बाहर निकालोगे तो क्या पेंसिल मुड़ी मिलेगी, नहीं, सीधी मिलेगी। तो ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। घर जाके आज करना सारे, ठीक है, पेंसिल डाल के देखना, किया है कि नहीं किया है, बचपन में तो किया ही होगा, जिसने नहीं किया एक बार करके देखना और दोबारा भी करके देखना जिसने पहले भी किया है। ठीक है, एक पेंसिल डालो अपना ग्लास ऑफ वाटर में और आपको वो क्या दिखेगी, टिल्ट दिखेगी, मुड़ी हुई दिखेगी। ठीक है, और वो वहीं से सरफेस से आपको मुड़ी हुई दिखेगी, बेंड। ठीक है, तो क्या समझ में आया इससे, इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि आपकी देखो पानी है अंदर, ठीक है, और बाहर क्या है, एयर। तो एयर टू ग्लास जब आपकी लाइट रे ट्रेवल कर रही है, यानी आपके पास पेंसिल दो टाइप से दिख रही है, एक तो एयर के थ्रू दिख रही है, एक ग्लास वाटर के थ्रू दिख रही है। ठीक है, तो वाटर के थ्रू, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, तो वहां से अलग स्पीड ऑफ लाइट आपके पास आ रही है और एयर से अलग आ रही है, जिसकी वजह से वो आपको टिल्ट दिख रही है। ठीक है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे। हाँ, उसके बाद ऐसी दूसरी चीज बेटा, और क्या हो सकता है आपका, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज। कई बार आपने देखा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे स्विमिंग पूल में कई बार आप देखते हो, स्विमिंग पूल में जो आपका बॉटम होता है, अगर पूरा क्लियर वाटर भरा हुआ है और बॉटम आपको दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा ऊपर लगेगा वो, बट एक्चुअल में जब उसके अंदर जाओगे तो वो डीप लगेगा आपको। आया समझ में, तो ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट,
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस तो याद है, क्या क्या थे? पहला, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता था हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और सेकंड, इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो रिफ्रैक्शन के लिए क्या लॉ हो जाएंगे आपके? अब ध्यान से देखो इसका पहला लॉ बेटा, क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखो बेटा, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब यहां पे आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो इक्वल तो नहीं होते, ये तो आपको पता है, क्लियर? तो वो क्या होता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर। क्लियर? अब इसका मतलब ध्यान समझो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी साइन आई, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री में फर्दर अभी हम पढ़ेंगे इसे, साइन आई अपॉन साइन आर। क्लियर? ये क्या होती है आपकी? एक कांस्टेंट होती है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, यानी एयर टू लाइट अगर जा रही है तो जो बेंडिंग है वो इन्हीं एंगल्स के बेसिस पर होगी आपकी। इस रेशियो, ये जो रेशियो उसमें निकलेगी हमेशा क्या निकलेगी? कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? सेकेंड लॉ आपका बेटा, जो आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वही चीज, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द refracted ray all lie in the same plane, all lie in the same plane। कहां पर? at the point of incidence। क्लियर? और इस लॉ को हम एक स्पेशल नेम भी देते हैं, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या देते हैं? स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर आपसे सिर्फ स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ लिया जाए तो आपको ये बताना है। क्लियर? और अगर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहे तो दोनों आपको बताने हैं। क्लियर हो गया? इसमें क्या बता रहे हैं कि आपके जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेशियो है किसके साथ? साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर। क्लियर? यानी एक कलर मतलब अगर फिक्स्ड कलर के बेसिस पर है, अगर अलग अलग कलर होंगे तो उसकी क्या होती है? वेवलेंथ अलग होती है, जिसकी वजह से आपके एंगल्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम स्पेशल नेम क्या देते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं अगर हमें आई और आर की वैल्यू गिवन है तो। ठीक है, सेकंड वाला कि आपकी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे सारे सेम प्लेन पे लाई करेंगे। मतलब सपोज अगर आपकी इंसिडेंट रे इस प्लेन पे जा रही है, ठीक है, तो आफ्टर बेंडिंग भी वो क्या होगी? इसी प्लेन पे आगे फर्दर कंटिन्यू करेगी। क्लियर? और नॉर्मल भी इसी प्लेन के अकॉर्डिंग है सपोज, यानी इसके अलॉन्ग जा रही है आपकी रे तो इसी के अलॉन्ग जाएगी, ऊपर या नीचे नहीं हो जाएगी। क्लियर? सेम प्लेन पे ही रहेगी। ठीक है, सिर्फ बेंडिंग हो रही है, यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी उसकी, प्लेन उसी पे चलेगी वो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब डिटेल में देखो। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी हमने स्नेल्स लॉ में क्या देखा कि स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम और किसी तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम और तरीके से कैसे फाइंड कर सकते हैं? ध्यान से देखो, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का निकाल रहे हैं, देखो ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है, किसी भी मीडियम का अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, मीडियम 2 का निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1,
यानी अगर सपोज मीडियम 1 से आपकी लाइट रे मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है, तो वहां पे क्या आपका बेंडिंग होगा, ये हमें पता लगाने के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाल सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर, और इसको फर्दर हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर? आ गया समझ में? अब जैसे सपोज हमने स्टार्टिंग में बात की थी रेयर टू डेंसर, अगर लाइट रे आपकी रेयर टू डेंसर जाती है तो रेयर वाला कौन सा, पहला मीडियम होता था, मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूसरे वाले में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी। यानी जब आपकी लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, क्लियर, तो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 1 होगी। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू मोर देन 1 होगी, क्योंकि ऊपर वाले की वैल्यू बड़ी है, नीचे वाले की वैल्यू छोटी है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो वैल्यू ग्रेटर देन 1 कहलाती है। क्लियर? और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी आपकी लाइट रे, तो उस टाइम पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। क्लियर? क्योंकि उस टाइम पर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। दैट्स वाई आपकी लाइट रे बेंडिंग जो बताई थी रेयर टू डेंसर जाने पे क्या होती है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। क्लियर? और डेंसर टू रेयर जाने में क्या होगी, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। क्लियर यहां तक? नाउ अब दो टाइप से देखो, एक तो अब इसको जो हम बोलते हैं बेटा, अब हम किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो इसको हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब अगर सपोज हमें किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है, यानी जब आपका मीडियम 1 एयर हो जाए, जब आपका मीडियम 1 क्या हो जाए, एयर, तब हम उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। क्लियर? तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का, ऑफ मीडियम, क्या बनेगा फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अब आपको अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है एब्सोल्यूट, तो आप क्या कर दो, उसकी स्पीड ऑफ लाइट को एयर की स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दो। और जैसा स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने, क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? एयर में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 ही आएगी। क्लियर? क्योंकि एयर आपका सबसे रेयर मीडियम है, एयर कह लो या यहां पे हम वैक्यूम भी रख सकते हैं। ठीक है, एयर और वैक्यूम दोनों में आपका सेम स्पीड ऑफ लाइट है, ऑलमोस्ट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे टेबल पे देखो बेटा, 225 में आपको टेबल दी हुई है, पेज नंबर, आपको इन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। देखो एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 है, यानी यहाँ पे वैक्यूम के कंपेयर में निकाला गया है। आइस में 1.31, वाटर 1.33। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सारे ऑयल वगैरह के भी दिए हुए हैं। और सबसे ज्यादा इवन किस में है, डायमंड। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में है, डायमंड। कितना, 2.42। अब डायमंड में अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, देखो अब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मतलब क्या है, आपको क्या बताया, देखो एयर में सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्लियर? क्यों कम है, क्योंकि एयर में स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा है। यानी जितना आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जा रहा है, उतनी स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होती जा रही है। यानी जिसका जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उतनी स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम है।
अब अगर आपको मैं दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलूं, सपोज एक 1.31 है और एक 1.43 है, अब मैं इसमें पूछूं इन दोनों मीडियम में से स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम होगी, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट आपकी कम होगी। याद रहेगा कि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो स्पीड ऑफ लाइट किसमें ज्यादा होगी और किसमें कम होगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट क्या आएगी, अच्छा ये बताओ। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो हमने स्नेल्स लॉ में ही पढ़ा, द रेशियो ऑफ साइन। ये क्या है, रेशियो है, किस किस की, साइन आई अपॉन साइन आर की। तो रेशियो में कभी भी यूनिट्स नहीं होती, क्लियर, क्योंकि हम इसमें सेम यूनिट्स को डिवाइड करवा रहे हैं। तो जब सेम यूनिट को डिवाइड कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगी, तो इसमें कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। क्लियर, ये भी चीज याद रहेगी, कभी पूछ लिया जाए आपसे ऐसा यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, डायमंड का केस क्लियर हो गया। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर ही आप डिसाइड कर सकते हो कौन ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। जो हमने अभी रेयर और डेंसर की बात की थी, मतलब ऑप्टिकली रेयर, ऑप्टिकली मतलब जो हम लाइट के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, देखो इसमें डेंसिटी का कोई रोल नहीं है। क्लियर, अब आप सबको पता है ऑयल या वाटर में से कौन ज्यादा डेंसर होता है, ऑयल डेंसर होता है। डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, ऑयल की या वाटर की, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। अगर आप एक ही ग्लास में ऑयल और वाटर डालोगे तो ऊपर कौन रहेगा, ऑयल रहेगा ना, तो ऑयल की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है। बट अगर हम ऑप्टिकली रेयर या ऑप्टिकली डेंसर की बात करें तो ऑयल की डेंसिटी ऑप्टिकली ज्यादा है वाटर से। क्लियर, ऑयल में लाइट रे आपकी कम बेंड होती है, वाटर में ज्यादा बेंड होती है। क्लियर, तो ऑप्टिकली रेयर बोलने का मतलब क्या है, सिर्फ लाइट के केस में आपका वो ऑप्टिकली रेयर मतलब उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम है। ऑप्टिकली रेयर मतलब ज्यादा, ऑप्टिकली रेयर मतलब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, और ऑप्टिकली डेंसर मतलब स्पीड ऑफ लाइट कम है। और ऑप्टिकली रेयर या डेंसर बोलना नॉर्मल डेंसिटी से अलग है, वो डेंसिटी बाय मास थी आपकी। क्लियर, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये दोनों टर्म्स अलग हैं। किसी की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्लियर, आगे ये चीज समझ में। सो ये डिफरेंट टर्म्स हैं आपकी। जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस बेसिस पे मैंने आपको क्या बताया अभी, कि उतनी स्पीड ऑफ लाइट उसमें कम होगी, और जितनी स्पीड ऑफ लाइट कम होगी उतना ज्यादा उसमें बेंडिंग होगी। क्लियर, यानी अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें बेंडिंग भी उतनी ज्यादा होगी, चाहे वो रेयर टू डेंसर जा रहा हो या डेंसर टू रेयर जा रहा हो। क्लियर हो गया। नाउ अब अगर सपोज अभी जैसे हमने यहां पर क्या किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाला, तो उसके लिए फॉर्मूला हमने क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर हमें अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ जाएगा। क्लियर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करते हैं हम एन से। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, एन से। और इसमें नंबर ध्यान से देखो, यहां पे 1 यहां पे 2, यहां पे 1 और 2 का मतलब क्या है कि फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा है। क्लियर, फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर है, मीडियम 2 नीचे है। अब अगर हम स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर रहे हैं, मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकाल रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, 2n1। क्लियर, यानी सेकंड से फर्स्ट में जा रही है। और इसको पढ़ेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। और यहां पे क्या हो जाएगा आपका, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर हो जाएगा और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। देखो जिससे आपकी लाइट रे आ रही है जिस मीडियम से वो ऊपर रहेगा और जिसमें जा रही है वो नीचे रहेगा, और जो नीचे रहेगा उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल रहे हैं। और इसको क्या टर्म दी थी हमने, स्पेशली रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पर हम मीडियम के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं।
क्लियर। और अगर पहला मीडियम एयर कर दिया जाए तो हम उसे एक स्पेशल टर्म दे देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर। और जो भी वहां पे मीडियम है उसकी टर्म्स में। क्लियर।